देखिए सुनिए, सबसे पहले अपने इसमें जो कंपाउंड पढ़े उसको पढ़ने से पहले एक बात सुनिए। मैं एक नाम लेता हूं सिंपल सोल्ट। ये सिंपल सोल्ट क्या लफड़ा है ये समझते हैं। देखो बेटा, सिंपल सोल्ट अपन किसको बोलते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंपल सोल्ट का मतलब जैसे मेरे पास है NaCl, है ना, ऐसा सोल्ट जिसको आप वाटर में डालो तो आपको एक टाइप का केटाइन और एक टाइप का एनाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया K2SO4, ठीक है, आपने K2SO4 को वाटर में डाला, मिल जाएगा 2K प्लस और SO4 माइनस। ठीक है, सपोज आपने ये लिया, जैसे देखिए Na लिया, तो सिंपल सोल्ट किनको कहते हैं। देखो, जिसको वाटर में डालने पर एक टाइप का केटाइन एक टाइप का एनाइन, एक टाइप बोला है मैंने, नंबर नहीं बोला है, तो वन टाइप ऑफ केटाइन वन टाइप ऑफ एनाइन, है ना, इस तरह से मिलेगा। तो सिंपल सोल्ट से क्या मिल रहा है, वन टाइप ऑफ केटाइन एंड वन टाइप ऑफ एनाइन। अच्छा, हर एक आयन का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब ये अपना एग्जिस्टेंस रखेगा, ये अपना एग्जिस्टेंस रखेगा। समझ में आएगा, जैसे सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसकी भी अपनी आइडेंटिटी है, सबकी है। तो अगर मान लीजिए मुझे पता करना हो, है ना, किसका, Cl माइनस का, तो मैं अगर AgNO3 मिला दूं, है ना, तो मुझे बेटा इसमें AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो जैसे ही AgNO3 मिलाने पर आपको Cl माइनस का क्या होगा, AgCl के Ag के साथ रिएक्ट करके बना देगा AgCl। तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना ना, वो Cl माइनस के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लाइक जैसे ये सल्फेट है, हमने मिलाया BaCl2, ठीक है, क्या मिल गया, BaSO4, तो ये आपको इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है ना, समझ में आई बात ही। सपोज इसकी बात करें, AgNO3 मिलाओगे तो AgBr का आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। मतलब हर एक आयन का, कोई भी आयन हो, उनका फ्री एग्जिस्टेंस है। इसकी इसलिए बताई मैंने क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इनके टेस्ट आप याद करने हैं आपको। ठीक है ना, तो हर एक आयन को उसके इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वापस सुनो मैंने क्या बोला। देखो, सिंपल सोल्ट इनको बोलते हैं ऐसे सोल्ट, है ना, सोल्ट which gives one type of cation and one type of, मैंने टाइप बोला, नंबर नहीं बोला है, एक टाइप का केटाइन दे और एक टाइप का एनाइन दे। ठीक है, फिर देखिए सब आयंस जो होते हैं, all ions have their individual existence। सारे आयन की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, हर एक आयन की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, सो दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पेसिफिक रिएक्शन, है ना, इसको अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल सॉल्ट समझ में आ गया, क्या होता है सिंपल सॉल्ट। एक्वा सॉल्यूशन में एक टाइप का केटाइन एक टाइप का एनाइन, हर एक आयन को उनकी इंडिविजुअल रिएक्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये इसमें किसी को डाउट है? सोडियम पोटेशियम ये आपके सिलेबस में नहीं, से याद करने का कोई मतलब नहीं है, अपन वो याद करें ना जो आपके काम आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ नोट्स इसके सेंड कर दिए थे पीडीएफ फॉर्म में, ये है ना, तो आप उसका प्रिंट निकाल लें। अभी पूरा नहीं है चैप्टर ये, अभी चैप्टर में काफी चीजें होगी इसके बाद। अभी तो शायद मैंने आपको 13 पेज का भेजा था पीडीएफ, ठीक है ना, ये पीडीएफ सेंड किया है। चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, तो नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। आपका जो पेपर है वो होगा संडे को, है ना। सैटरडे को मैं आपको एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा मेटलर्जी का, पहले आप प्रैक्टिस पेपर करना, फिर संडे को आप आराम से पेपर देना, ठीक है ना। मेटलर्जी और मोल कंसेप्ट, हो गया साहब? नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। चलो, सिंपल सोल्ट के बाद अपन आगे चलते हैं। अपन बात करते हैं डबल सोल्ट की। डबल सोल्ट देखो, डबल लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझ में आ जाता है। डबल का मतलब दो, है ना। तो होता क्या है कि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सोल्ट। ये जो है वो हमेशा हमेशा कॉम्बिनेशन होगा दो सिंपल। डबल का मतलब दो होता है, सीधी सीधी बात है ना। जैसे देखो, अभी आपने मेटलर्जी पढ़ी थी, एक ऐसा सोल्ट पढ़ा था आपने, आप कीजिए KCl MgCl2.6H2, याद आ रहा है? बोलो। प्रियांशी अरोड़ा, इसका क्या नाम है बेटा? KCl MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट है ना। देखो ये कार्नेलाइट है, तो कार्नेलाइट में ये एक सिंपल सोल्ट है, ये भी एक सिंपल सोल्ट है। इन सिंपल सोल्ट को जब मिक्सअप करके जब अपन इनका क्रिस्टलाइज करते हैं तो साथ में ये वाटर के मॉलिक्यूल उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो KCl कैसे जाएगा, कैसे गया A प्लस Cl माइनस, MgCl2 कैसे गया Mg प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। यहाँ देखो दो टाइप के केटाइन मिले आपको, मिले, और एक टाइप का एनाइन मिलेंगे। दो टाइप के केटाइन, एक टाइप का एनाइन मिला साहब, है ना। और देखो एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2, तो क्या बोलते हैं? एलम, वेरी गुड। देखो इसको आयनाइज करो, आयनाइज करेंगे क्या मिलेगा 2K प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। ये देखो दो पोटेशियम दिख रहे K2, मैंने 2 के लिखा सल्फेट। कितना एल्यूमिनियम लिख रहे हैं, दो, मैंने लिखा 2 Al प्लस 3, फिर कितने 3 3
SO4 माइनस, ठीक है ना। देखो दो केटाइन मिल गई, ठीक है ना, मिल गई दो केटाइन और एक एनाइन, ठीक है। फिर देखो जैसे मेरे पास है बोर सॉल्ट, बोर सॉल्ट होता है देखो बेटा, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ठीक है। इसको वाटर में डालेंगे तो Fe+2 SO4 -2, अमोनियम है इसको डालोगे आप 3 मिल गया, समझ में आ गई बात। तो डबल सोल्ट में इन जनरली क्या होता है, देखो दो टाइप के केटाइन और एक टाइप का एनाइन, दो टाइप के केटाइन एक टाइप का एनाइन, दो टाइप के केटाइन एक टाइप का एनाइन, ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है जैसे ये CuCO3 डॉट CuH2, इसको क्या बोलते हैं भाई, मेलाकेट बोलते हैं, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो क्या हो गया, Cu+2 CO3 -2, Cu+2 2OH- है कि नहीं है। तो जनरली इसमें आप ये देखेंगे कि इसके अंदर देखो क्या होगा बेटा, मोस्ट ऑफ केसेस में दो टाइप के केटाइन एक टाइप का एनाइन, ज्यादातर केसेस में उल्टा भी हो सकता है, एक टाइप का केटाइन और दो टाइप का एनाइन, बट ज्यादा कॉमन दो टाइप के केटाइन और एक टाइप का एनाइन, समझ में आ गया। देखो दो अलग है, A+Mg+2 अलग है, क्लोराइड एक ही टाइप, A+ एल्यूमिनियम+3 सल्फेट सल्फेट, समझ में आ गया। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हर आयन का फ्री एग्जिस्टेंस है, अपने आप में इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कार्नेलाइट का सॉल्यूशन लो और उसमें AgNO3 मिलाओ, बताओ अगर मैं इसमें AgNO3 मिलाता हूं तो क्या मिलेगा, कार्नेलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा ना, क्यों मिल जाएगा, देखो Cl- है, ठीक पड़ा है ना। तो जैसे ही मैं इसके अंदर AgNO3 मिलाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए आगे नेक्स्ट बात करें। इसमें देखो जैसे ये सल्फेट आयन दिख रहा है आपको, है ना। तो इस सल्फेट आयन की बात करें, इसमें आप BaCl2 मिलाओ तो आपको BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से देखो मोहर सॉल्ट के अंदर ये अमोनियम आयन है, ठीक है। तो अमोनियम आयन को अगर अपन नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमें मिलेगा ब्राउन प्रेसिपिटेट। नेस्लर रिएजेंट की रिएक्शन आगे बढ़ेगी अपन डी ग्लोब के अंदर, ठीक है। तो सुनो डबल सॉल्ट क्या है, डबल का मतलब दो, तो ये बने हुए होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। जैसे आप वाटर में डालोगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में दो टाइप के केटाइन एक टाइप का एनाइन, हर एक आयन का फ्री एग्जिस्टेंस होता है, तो हर एक आयन को उसकी इंडिविजुअल रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन, देखो क्या बोल सकते हैं, टू टाइप ऑफ केटाइन प्लस वन टाइप ऑफ एनाइन, बोल सकते हैं दो टाइप के केटाइन एक टाइप का एनाइन, है ना। all have individual identity देख रहे हैं?
identified by their specific reaction। ठीक है, समझ में आ गया ये? बोलो। डबल सॉल्ट समझ में आ गया? डबल सॉल्ट में कोई डाउट? डबल सॉल्ट में कोई डाउट? नोट कर लो आप इसको। हो गया भाई? तो अभी तक अपन ने सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट एक टाइप का केटाइन, एक टाइप का एनाइन। डबल सॉल्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, जनरली दो टाइप के केटाइन और एक टाइप का एनाइन। हर आयन का इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है, उनका उनकी स्पेसिफिक रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। चलो देखो, चलो अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप में आता है अपन। थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सुनना ढंग से। जैसे सपोज मेरे पास ये है, ये दो सिंपल सोल्ट है। सिंपल सोल्ट क्यों है कि जैसे आप इसका कोई सोल्यूशन में डालोगे ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक है, अब जब इनकी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से देखो क्या मिलता है आपको, FeCl इक्वल टू राइस 4Kc। पुराने टाइम में इसको ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब इनको इस तरह से लिखने लगे हैं। नेक्स्ट हमें देखना है क्या है, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज बताइए मुझे, देखो ऐसा करते ही एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई। देखो साहब, ये जो पोटेशियम साइनाइड होता है, हर कोई बच्चा जानता है ये दुनिया भर का टॉक्सिक पॉइजनस कंपाउंड है। ठीक पे रखते ही बंदा मर जाता है, मर जाता है ना, साइनाइड जानते हो। लेकिन जब इसकी रिएक्शन से ये कंपाउंड बना है ना, तो ये जो है ना ये नॉन टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है।
इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सुनो क्या किया, दो कंपाउंड लिए, उनको मिलाया, तो इस तरह से मिला। अब देखो इस तरह से लिखने के पीछे लॉजिक समझाता हूं मैं, सुनना देखो। जब हम K4FeCl6 को वाटर में डालते हैं तो इस तरह से टूटता है, देखो 4K प्लस FeCl6 माइनस। देखो इसको तोड़ना बड़ा सिंपल है। पोटेशियम आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो एक पोटेशियम पे +1 होता है, तो 4 पोटेशियम पे +4 हो गया। जितना इधर प्लस है उतना इधर माइनस लगा दो, लगा देंगे, लगा देंगे इतना प्लस, क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि पोटेशियम तो चलो अलग है, लेकिन देखो अब आपका Fe+ आयन और साइनाइड आयन अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ हो गए। तो अब एक नया आयन बन गया, किस किस के कॉम्बिनेशन से, Fe+2 और साइनाइड के कॉम्बिनेशन से। तो ऐसे आयन को अपन नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे आयन को क्या नाम देते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। जैसे ही इसके एक्वा सॉल्यूशन को लें अपन, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, और इस एक्वा सॉल्यूशन से देखो अपन किस किस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपन K+ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, क्यों कर सकते हैं, फ्री। लेकिन अपन Fe+2 को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्री नहीं है, अकेला नहीं है। साइनाइड आयन को भी आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। और देखो सुनो, अगर आपसे कहे कि क्या इस आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इस आयन को तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ये आयन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो और अपन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो गया मामला, समझते हैं इसको ढंग से। देखो Fe कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल पड़े रहते हैं खाली, तो वो क्या करते हैं बेटा, देखो सुनो, ये जो Fe है ना, ये Fe इन 6 साइनाइड के साथ, कितने साइनाइड है टोटल, 6 साइनाइड। देखो हर साइनाइड से क्या करता है, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ले लेगा, इस तरह से देता गया लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही होता है, पढ़ा आपने 11th के अंदर, ठीक है ना। तो इस Fe+2 के साथ ये सारे साइनाइड आए, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, ओके, और एक नया आयन बन गया, बन गया नहीं बन गया, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, समझ नहीं बात। अब देखो सुनो, ये जो बड़े से ब्रिकेट है जो मैंने दिखा रखा है, इसको अपन नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्यों बोलते हैं कि यहां देखिए सुनिए, देखो सेंटर में तो मेटल एटम दिख रहा है, तो क्या लिख रहे हैं अपन, सेंट्रल मेटल एटम, तो बोलते हैं CMA, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो है वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर है भैया, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर को बोलते हैं लिगेंड, क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। मेटल और लिगेंड के बीच देखो क्या दिख रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण अपन इसको नाम दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में, वापस सुन लो एक बार, मैंने अभी तक जो बोला सुनिए। देखो ये FeCl2 था,
अगर आप इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हो तो Fe अलग है, साइनाइड अलग है। पोटेशियम साइनाइड लेते हो, ये अलग है, ये अलग है। यानी इसके सॉल्यूशन से आप Fe+2 को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और साइनाइड को भी। हमने जब इसको मिला दिया तो पुराने टाइम में इनको ऐसा लिखा जाता था, अब नया जो है वो इस तरह से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? देखो इस Fe+2 के साथ सारे साइनाइड आयन ऐसे जुड़े हुए, ध्यान दीजिए, जुड़े हुए भी है, ठीक है। ये कंपाउंड पहले टॉक्सिक था, जैसे ये नया कंपाउंड बना ये कंपाउंड हो गया नॉन टॉक्सिक, ठीक है ना, प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब देखो सुनो, जैसे मैंने K4FeCN6 को वाटर में डाला, ठीक है ना, तो वाटर में डालने पर देखो हमें 4 पोटेशियम आए और ये आयन मिला, ठीक है। इसका मतलब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में पोटेशियम तो फ्री है लेकिन Fe+2 और साइनाइड फ्री नहीं है, तो इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो गए। अब जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, समझ में आ गई बात? इंडिविजुअली आइडेंटिटी की खत्म हो गई तो हम उनको आइडेंटिफाई, हाँ अगर आप बताओ इस फेरोसाइनाइड आयन को कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, इस आयन को ये जो ब्रिगेड लगा रखा है इस पूरे को मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्यों बोलते हैं? देखो ये जो Fe+2 है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े रहेंगे अच्छे भले, तो ये क्या करता है साइनाइड आयन से लोन पेयर लेता है, लोन पेयर लेने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा आपने लास्ट से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये कितने कोऑर्डिनेट बन गए? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, समझ में आ गई बात? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किस किस के बीच में? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। लिगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो लोन पेयर दे रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसको हमने क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके जो बाहर रह गया उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट है वो आयन की फॉर्म में आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बोलते हैं? हाँ बेटा इसी फॉर्म में मिलेंगे। करते हैं, डिस्कस करते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, बात पढ़ाने दो आपको। ये समझ में आ गया सबको? हाँ ये सुरेंद्र। सर ये आपने बोला था सर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सर अपने से डबल अमाउंट में सर ऐड करते हैं। वो एक जनरल बात बोली थी मैंने, है ना, इन जनरल, ऐसा हर बार नहीं होता। मैंने वहां जब भी बोलता था मैं एक जनरल लाइन बोलता था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन, अब टॉपिक आएगा अभी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा देखो सुनो, हाँ जी कोचर साहब। सर ये मतलब ये FeCN2 और KCN दोनों सिंपल सॉल्ट हैं, इन दोनों को ऐड करने से वो बना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ बनाए। तो मतलब दो सिंपल सॉल्ट को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। हाँ तो बन सकता है, दो सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करने से डबल सॉल्ट भी बनता है और कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, दोनों बन सकते हैं। सर ये मतलब पुराना वाला मेथड गलत था दिखाने का इसको। ये हाँ लिखने का वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया, अब ज्यादा ये दो पढ़ेगा। अभी ये एक दोनों थ्योरी वर्नर थ्योरी वो एक्सप्लेन करेगा अपने को। ओके सर। अभी बेटा चैप्टर एक बार स्टार्ट हुआ है, थोड़ा पढ़ाने दो मेरे को एक बार लिगेंड और ये, फिर आपके क्वेश्चंस।
देखो जनरली एक बच्चे का क्वेश्चन था कि जो चार्ज होता है उसका डबल लेता है, वो एक जनरलाइज बात है, हर बार सही नहीं है वो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक टॉपिक आएगा, पढ़ेंगे अपन, है ना। अब देखो इसमें मैंने टोटल चार्ज कितना दिखा है, -4। देखो कैसे, Fe पे +2 है और इसको घेरे हुए कितने हैं, 6 साइनाइड है, घेरे हुए नहीं घेरे हुए 6 साइनाइड है। तो प्लस का 2 और माइनस का 6, +2 -6, नेट कितना हो गया, -4 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, हटा दूं अब इसको, नोट कर लिया होगा। तो अब सुनो बेटा, देखो ध्यान से सुनना। देखो अगर अपन बात करें पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो देखो क्या, सुनो, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं CS, और एक होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, तो बोलते हैं IS, ऐसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा इस तरह से ब्रिकेट में दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। और आयोनाइजेशन स्फीयर आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब जो इससे बाहर होगा ना वो आपका आयोनाइजेशन होगा। जैसे देखो सुनो, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे इस तरह से दिखाया अपन, तो बेटा K4Fe3Cn, ठीक है। ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रिकेट के अंदर है। इससे बाहर जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो ये जो Fe है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो साइनाइड है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये जो 6 है वो नंबर ऑफ लिगेंड है, कितने जुड़े हैं इसके साथ, 6 जुड़े हैं, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सुनो बेटा, एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। टर्म क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो टर्म है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आया हुआ है, ठीक है। नंबर मतलब कोई चीज काउंट करनी है। अभी आपने देखा था कि Fe+2 6 साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ था, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने थे, 6 बने थे, बने थे कि नहीं बने थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन CMA, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं, क्लियर। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए बताओ Fe में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6, इसका मतलब Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। सुन लो ढंग से, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका ब्रिकेट से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जो बड़ा सा ब्रिकेट लगा के दिखाते हैं वो CS है, उसके बाद जो है वो IS है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, यानी ये IS है ये CS है। CS के अंदर देखिए यहाँ जो ये मेटल दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं साइनाइड,
वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, इसके बाहर जो लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। समझ में आ गई बात। अब लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बना था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने बॉन्ड बने थे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ में आ गई बात, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात। चलिए इसमें बताइए मुझे, एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल बताइए। Cu NH3 4SO4 ये दे रखा है मैंने आपको। ठीक है, Cu Fe के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बेटा एमटीडी पढ़े ना, एक बार बॉन्डिंग आने दो बेटा, इसकी वीबीटी और अभी आएगी, अपन पढ़ेंगे सीएफटी, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या होती है, सब बताएंगे आपको। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये तो सिंपल अपन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, पूरा देखेंगे इनको अपन, बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या होती है। हाँ भैया देखो, कॉपर के साथ 4 अमोनिया जुड़े हुए, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, हो गया। देखो ये इस तरह से, ये कॉपर +2 है, इसके साथ 4 अमोनिया ऐसे जुड़ेगी। ठीक है, अमोनिया की नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर तरह से प्रोवाइड करेगा, है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया CS और बार बार हो गया IS, हो गया क्लियर, समझ में आ गई बात। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होंगी, क्या वो डिपेंड करेगा लिगेंड की डेंसिटी क्या है, कोई लिगेंड 2 भी लोन पेयर दे सकता है। तो ये समझ में आ गया बेटा। अभी मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजें आएगी, स्ट्रक्चर पढ़ने तो दो एक बार, सारे क्वेश्चन एक साथ या नहीं होंगे आपसे भी। तो चलो देखो बात करते हैं आगे थोड़ी, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक काम करता हूं, देखो सुनो, मैंने लिखा K3FeCN6, ठीक है, फिर मैंने लिखा CuNH3 4SO4, फिर मैंने लिखा CuNH3 4 और ये ले लिया मैंने PT3N, और एक मैंने मान लीजिए ये ले लिया सिर्फ। ठीक है, अब इनको देखो सुनो, इसमें अगर अपन केटाइन की बात करें और एनाइन की बात करें, ठीक, जो पहले आता है वो केटाइन होता है, और जो बाद में आता है वो एनाइन होता है। पहले आने वाला प्लस, बाद में माइनस। देखो पोटेशियम पहले आया, तो कितने पोटेशियम दिख रहे हैं, 3, तो क्या हो जाएगा 3K प्लस हो जाएंगे, 3 पोटेशियम हो जाएंगे। और ये साइनाइड है, कैसे, कितने हो जाएंगे FeCN6 -3 जाएंगे, हो जाएगा। तो देखो इसका केटाइन जो है वो सिंपल है, और जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, सल्फेट का आप जानते हो, इसको बाद में आ रहा है, तो ये एनाइन है, इसको ऐसे लिख दिया, तो इस पे -2 चार्ज है, तो इस बचे हुए पे क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। अब देखो केटाइन कॉम्प्लेक्स हो गया और एनाइन सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं,
दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, यानी केटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? भी पहले आ रहा है वो प्लस, बाद में आ रहा है वो माइनस। अब देखो इसमें ना तो इस तरफ कोई है ना इस तरफ कोई है, इसका मतलब इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो सुनो, अपन कॉम्प्लेक्स को कितने टाइप में डिवाइड कर पाए? जो सिंपल केटाइन दे और कॉम्प्लेक्स एनाइन दे, या कॉम्प्लेक्स केटाइन दे सिंपल एनाइन दे, या दोनों ही कॉम्प्लेक्स दे, या क्या हो जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं हो, है ना? ना इस तरफ है ना इस तरफ है, तो इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये आयोनाइज नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्या बोला जाएगा? कोई चार्ज आएगा नहीं, चार्ज आएगा इसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप इसमें ये मत कहना ये कैसे हो गया, ये बॉन्डिंग पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट सिंपल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है सिर्फ, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया? अब कम से कम 4-5 लेक्चर एक बार हो जाने दो, फिर आपके क्वेश्चंस अपना आप सोल्व होने लग जाएंगे। चैप्टर ये बहुत बड़ा है। तो भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कौन कौन से पार्ट हुए? दो हो गए, कौन कौन से? CS और IS। 3 में IS हाँ नहीं है, थर्ड में भी IS नहीं है, बट आयन तो दोनों मिल रहे हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, दोनों में सिर्फ CS है, थर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। हाँ जी हो गया, चलो आगे देखो सुनिए। तो बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या सुनिए, होता क्या एक तरह से, जैसे देखो सुनो, ये हमारा मेटल है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है? और ये लिगेंड है, N है लिगेंड मान लीजिए। तो ये तो क्या होता है? ये होता है लोन पेयर डोनर, और ये क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो ये लोन पेयर इसको देगा, ठीक है? तो आप लोगों को अगर याद हो तो जो लोन पेयर डोनर होता है वो होता है लेविस बेस। लास्ट 11th में आया था लेविस एसिड बेस थ्योरी, ये लेविस बेस है और ये क्या होगा? लेविस एसिड। अब जब लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस तरह से देखो क्या हो गया, ये कंबाइंड हो गया और इस पे जो भी चार्ज आएगा प्लस माइनस एक्स वो देख लेंगे। तो एक तरह से देखो क्या हुआ, जब भी कॉम्प्लेक्स बना तो लिगेंड लोन पेयर दे रहा है, मेटल ले रहा है, देने वाला लेविस बेस, लेने वाला लेविस एसिड। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो लेविस एसिड बेस रिएक्शन है, वो लेविस एसिड बेस रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? तो क्या बोलते हैं अपन? लेविस एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना? क्यों बोल रहे हैं लेविस एसिड बेस रिएक्शन? एक लोन पेयर दे रहा है और दूसरा लोन पेयर ले रहा है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? हाँ ये सर, हेलो, सर पहले का एक बार बार ब्लिंक हो रहे हैं।
हाँ जी, चलिए देखिए, तो ये ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या होगा, आपका लेविस एसिड बेस रिएक्शन होती है। अब बेटा एक चीज और समझते हैं, देखो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही आगे अपन दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक होता है इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ये क्या है ये समझाता हूं मैं। सुनो देखो, जैसे सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये कॉपर प्लस 1 आयन है ना, ये H2S के साथ ये करता है और Cu2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए जो मेरे पास Cd+2 है, ये H2S से रिएक्ट करता है और ये CdS का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। CdS का येलो है और Cu2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट है। Cd को याद रखो, कड्डी कड्डी येलो कलर की होती है, येलो प्रेसिपिटेट है। अब सुनो देखो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है CdCN4, ठीक है। इस CdCN4 में इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसमें मैंने H2S पास की। तो जब मैंने H2S पास की तो हुआ क्या कि मुझे CdS का येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ये मुझे मिला, ठीक है। अगर ये मिला इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ होगा कि एक्वा सॉल्यूशन में ये जो खुद कॉम्प्लेक्स आयन है वो इस तरह से आयनाइज हुआ होगा, ठीक है। यानी वहां पर फ्री Cd+ आयन प्रेजेंट है और वो Cd+2 आयन इस H2S से क्या मिला, H2S से क्या मिल जाएगा, सल्फाइड आयन मिल जाएगा। उस तरीके करके से क्या बना दें, CdS का येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन खुद टूट रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं हुआ, फिर ये क्या हो गया, इनपरफेक्ट हो गया, है ना। तो इनपरफेक्ट का मतलब कि कॉम्प्लेक्स आयन विल आयोनाइज। भाई ये CdS का येलो प्रेसिपिटेट क्यों मिल रहा है, तभी मिलेगा ना जब Cd+2 फ्री हो। फ्री तभी होगा जब इसे आयोनाइज हो। अब देखो सुनो, अगर मैं ये लेता हूं CuCN4 -3, अच्छा ये तो पता लग रहा है इसमें Cd+2 आयन है, कैसे निकालो, देखो कैडमियम की ऑक्सीडेटिव स्टेट निकाल लो, X क्या साइनाइड है -4 -2, सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा, नहीं। अब देखो जब मैंने इसमें H2S डाला तो भैया मुझे Cu2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, इसका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये आयन नहीं है, इसका मतलब ये आयोनाइज नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा, तो जब आयोनाइज नहीं होता है तो परफेक्ट बोला जाएगा, और जब आयोनाइज हो जाता है तो उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। अब वो डिपेंड करेगा रिएजेंट के ऊपर, ये भी ध्यान रख लेना। तो ऐसा कोई मतलब क्लियर कट सेपरेशन नहीं कर सकते अपन, जैसा आप ऐसा समझो। हो सकता है आप में से कोई बच्चा फिजिक्स में परफेक्ट है ना, हो सकता है बायो में या केमिस्ट्री में इम्परफेक्ट है, हो सकता है हिंदी में इम्परफेक्ट है। तो सब में परफेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है ना, कि सारे फील्ड में परफेक्ट हो। अब हो सकता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स किसी और रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दे तो परफेक्ट हो जाएगा, और दे दे तो इम्परफेक्ट हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि आपके सामने बटर स्कॉच की आइसक्रीम रखी तो वो तो आपको खा गए, मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाए, लेकिन मैंने कोई और फ्लेवर रखा, वनीला रखा, वो आपने खाई नहीं, मतलब आपका मन पिघला नहीं। इसका मतलब बटर स्कॉच के लिए तो आप इम्परफेक्ट हो, लेकिन जो मैंने वनीला रखी उसके लिए आप क्या हो गए, परफेक्ट। तो डिपेंड करता है, हो सकता है आपको एक मिठाई बहुत अच्छी लग रही हो और दूसरी अच्छी नहीं लग रही हो, तो जो अच्छी लग रही है वो तो खा लेंगे, जो अच्छी नहीं लग रही है वो नहीं खाएंगे। तो ऐसा हमें याद नहीं करना है
किस रिएजेंट है, ये 10 एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्वेश्चन में देगा कि ये आयन H2S के साथ रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो अब बताओ कैसा कॉम्प्लेक्स है। दे रहा है तो इम्परफेक्ट, नहीं दे रहा है तो परफेक्ट। समझ में आ गई बात? ऐसा हमें याद नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि इस लेवल पे आपके नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो परफेक्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन will not ionize। ये दोनों बातें हम कब बोलेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, सुनो ढंग से। सुनिए, जैसे देखो बेटा, Fe+ आयन है, ये HCN के साथ जब रिएक्ट करता है ये बना देता है FeSN की होल साइड। ये 11th वाइवी रिएक्शन है आपकी ऑर्गेनिक के अंदर, ये ब्लड रेड कलर देता है। ठीक, इसी तरह से देखो Fe+3 OH- आयन के साथ ये रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर देता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। अब सुनो, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है FeF6-3। इस आयन को एक बार मैंने ट्रीट किया HCN के साथ और एक बार मैंने ट्रीट किया OH- के साथ, ठीक है। जब इसके साथ ट्रीट किया तो मुझे कोई ब्लड रेड कलर नहीं मिला, नो ब्लड रेड कलर, ठीक है। और जब मैंने इसके साथ इसको रिएक्ट किया तो मुझे रेडिश ब्राउन कलर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको मिला नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन हुई नहीं, इसका मतलब ये कंपाउंड आयोनाइज नहीं हुआ। तो जब आयोनाइज नहीं हुआ तो परफेक्ट है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये जो FeF6-3 ये क्या होगा? परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HCN-। ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है आपको। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? इम्परफेक्ट हो गया। तो देखो, एक के रेस्पेक्ट में परफेक्ट है, दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? इम्परफेक्ट हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या रिएजेंट आप काम में ले रहे हो, है ना, ध्यान रख लेना ये मामला। तो वैसे देखो, ऐसा कोई याद नहीं करना, ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, परफेक्ट इम्परफेक्ट का आपको देगा कि बताओ ये है, तो आप बताओ किस तरह से डिवाइड करेंगे अपन इसको। तो आज अपन एकदम ब्रीफ बातें की है ना। इस चैप्टर के कम से कम स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर बहुत काम के हैं। जब तक लिगेंड पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको एकदम ढंग से इसको सुनना है, तो चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपका सैटरडे को प्रैक्टिस पेपर है मेट्रोलॉजी का, ठीक है, और संडे को आपका जो रेगुलर पेपर है, ठीक है। और बच्चों, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फीस डिपॉजिट करवा दें, मैं कह के थक चुका हूँ, नहीं तो मैं फिर मुझे हटाना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा नहीं, या तो आप खुद ही हट जाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मुझे ग्रुप से हटाना पड़ेगा। आप फीस डिपॉजिट करवा दें, महीने भर से ज्यादा हो गया अब टाइम,